शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर की, जो कि सहारनपुर के देवबंद से आ रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। चंद्रशेखर एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी पर अनजान हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की है और इस बीच चंद्रशेखर को भी गोली के छर्रे लगे हैं और वो जख्मी हुए हैं। पूरी घटना देवबंद फ्लाईओवर के नीचे हुई है। इस वारदात के बाद चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना की जानकारी ली जा रही है। वारदात के बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी और बदमाशों की धरपकड़ का अभियान शुरू कर दिया गया है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद में अनजान हमलावरों ने वहां पर फायरिंग की है। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, तो हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, गागालेडी वाला है। हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे, ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। 5 लोग उसके साथ। मनीष? हाँ, भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका? किसी ने, आपके साथियों में किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। अच्छा, और किसी को भी गोली लगी है? आपको गोली नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है, उनको मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था, उनको लगी है शायद। आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी पर अनजान हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की है, बताया जा रहा है। इस बीच चंद्रशेखर को भी गोली के छर्रे लगे हैं और वो जख्मी हुए हैं। ये पूरी घटना जो बताई जा रही है देवबंद फ्लाईओवर के नीचे की बताई जा रही है, जहां पर यह घटना हुई है। इस वारदात के बाद चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस के तमाम आला अफसर भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हैं। सबसे पहले सहारनपुर का रुख करते हैं। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन ये हमलावर थे, कहां से आए थे और इस पूरी वारदात के पीछे क्या मकसद है, वो हम जानेंगे देवेश से। लेकिन ऋषभ मणि इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, उनके पास अपडेट लेते हैं। ऋषभ, लखनऊ में बैठे अधिकारियों को क्या ब्रीफ किया गया है? क्या घटना के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पर डीजीपी हेडक्वार्टर ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है। एसएसपी सहारनपुर को तुरंत आदेश किया गया था मौके पर पहुंचे। वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया में भी ब्रीफिंग दी है। उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर हैं, उनको और भी बेहतर इलाज जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। और वो जो घटना बता रहे हैं कि 4 कार सवार लोग थे, हरियाणा के नंबर की गाड़ी थी और 4 राउंड उन्होंने फायर किया और एक गोली छूते हुए निकली है कमर से उनके। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। ठीक है तो ऋषभ, आपके पास लौटूंगी। देवेश में हमारे साथ जुड़ गए हैं और देवेश, जरा आप भी बताइए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि चंद्रशेखर अभी हॉस्पिटल में है, कैसी उनकी स्थिति है, अभी ये बताई जा रही है। देवबंद के स्टेशन से शिफ्ट करके सहारनपुर भेजा गया। अभी हम जिला अस्पताल में ही हैं और कुछ ही देर में चंद्रशेखर यहाँ पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ गेट पर काफी पुलिस फोर्स है। यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ इकट्ठी ना हो और चंद्रशेखर के समर्थक भी यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस की भारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है गेट पर। और अब से कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहाँ पहुंचने वाली है और चंद्रशेखर अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचता है, एम्बुलेंस को लेकर पहुंच रही है। और
जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक हरियाणा नंबर की डिजायर गाड़ी थी उसमें ये हमला हुआ है और किन कारणों से हुआ है कारणों की जांच की जा रही है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है किन कारणों से हमला हुआ है और इसकी जल्द ही जांच कर बताया जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर है और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गेट जिला स्थल का गेट है और गेट पर भारी फोर्स यहाँ पर इकट्ठी है और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से गेट को बंद कर दिया, बैरिकेड लगाई है। यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, जिससे भीड़ इकट्ठी होने के बाद कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं हंगामा या प्रदर्शन न करें, उसी को देखते हुए भारी फोर्स यहाँ मौके पे बुलाई गई है। जी हाँ बिल्कुल देवेश, बने रहिए हमारे साथ। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है पूरी घटना के बारे में? कौन हमलावर थे, कहां से आए थे और घटना के पीछे क्या मकसद हो सकता है? यह देखिए, सहारनपुर के देवबंद में ये घटना हुई है और कुछ देर पहले की ये घटना बताई जाती है और देवबंद फ्लाईओवर के ठीक नीचे इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि देवबंद में किसी एडवोकेट के घर पर चंद्रशेखर गए थे और वहीं से उनसे मुलाकात करने के बाद चंद्रशेखर वापस लौट रहे थे। जैसे ही चंद्रशेखर एडवोकेट के घर से बाहर निकले वैसे ही कुछ दूरी पर जाकर के ही हमलावर कार से उन पर गोलियां बरसाते हैं। 4 राउंड फायरिंग की जाती है और गोली का जो छर्रा है वो चंद्रशेखर के पेट से छूते हुए निकलता है। चंद्रशेखर को पहले सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज किया गया, उसके बाद उन्हें सहारनपुर जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसके बारे में कुछ देर पहले अभी देवेश त्यागी वहां से बता रहे थे कि किस तरह से सहारनपुर जिला चिकित्सालय के बाहर गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई है और लगातार एक एक स्टेप की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीपी मुख्यालय भी लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटर कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कार सवार कौन थे, वो हरियाणा नंबर की गाड़ी सवार उमेश, और ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सहारनपुर के एसपी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने आज 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। 2 लाख से कम आबादी के आधार पर गठन होगा। प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करने को मंजूरी दे दी गई है। मेरठ में राज्य खेल विश्वविद्यालय को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नाम पर रखे जाने को मंजूरी मिली है। सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लगी है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 5 लाख बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही छोटे उद्यमियों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही आगरा और मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पास हुआ है। मथुरा के बंद छाता चीनी मिल को शुरू करने की मंजूरी मिली है। यह मिल 2009 से बंद है। प्रस्ताव आज कैबिनेट के समक्ष पारित हुए हैं। 32 प्रस्ताव पहले से तय थे। एक प्रस्ताव भामाशाह की जयंती पर एक व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा हुई है। यह अतिरिक्त प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था, वो मंत्री परिषद के द्वारा उस पर स्वीकृति प्रदान की गई। जी नहीं, व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। 2024 के लिए विपक्ष के गठबंधन पर डिप्टी सीएम ने करारा हमला किया है। उनका दावा है कि 2024 में एक बार फिर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठगबंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। भ्रष्टाचार के
अनेक आरोप, जिसमें आपने कल सुना भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप। यह सारे भ्रष्टाचारी कोई देश के लिए नहीं, देश के गरीबों के लिए नहीं, देश के किसानों के लिए नहीं, देश के युवाओं के लिए नहीं, देश की महिलाओं के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने के लिए नहीं। इनका एक ही गठबंधन का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से दुष्प्रचार करो, किसी भी प्रकार से लोगों के बीच में अफवाह फैलाओ और 2024 में कुछ सफलता का रास्ता मिल जाए। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, लिहाजा निर्णय भी बड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय पटल की अगर बात होगी तो कांग्रेस का वजूद है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1500 गांव में जयंत चौधरी लोगों से सीधा संवाद करेंगे। आप देखिए, पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद तरह तरह के इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो समाज के सामने, मीडिया के सामने आने शुरू हो गए हैं। ये बौखलाहट है इनकी। और आप ये समझिएगा कि 2024 के सापेक्ष, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव हैं, गठबंधन का स्वरूप निश्चित ही बड़ा होगा। और आदरणीय जयंत चौधरी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोकदल ने जो 22 के चुनाव में किया, उससे बेहतर अब निकाय चुनाव में किया। देखिए, हम पहले से राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, वहां हमारी पार्टी के मंत्री हैं। निश्चित ही राष्ट्रीय पटल की बात होगी तो राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी और राष्ट्रीय स्वरूप में कांग्रेस का वजूद है और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रहेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान का विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने स्वागत किया है। आलोक ने कहा है यूसीसी लागू करना बहुत जरूरी है। वहीं यूसीसी पर पीएम के बयान और विपक्ष के आरोप पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है देश में क्रिमिनल और सिविल कानून संविधान से चलना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में सब सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू करें। मुझे आश्चर्य है कि आजादी के 73 साल में भी वह सब सांसद जो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेकर प्रवेश करते, ऐसे ही वह सब विधायक भी, उन्होंने इस निर्देश का पालन करने का आग्रह कभी क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल के केस में कहा और बाकी हाई कोर्ट्स ने भी कहा कि नागरिक संहिता बनाओ सबके लिए एक सी। और जब सारा क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक सा है, कमर्शियल लॉज एक से हैं, बैंकिंग लॉज एक से हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लॉज एक से हैं, प्रॉपर्टी के लॉज एक से हैं, तो केवल परिवार संबंधी कानून ये सबके लिए अलग क्यों हों? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो आज कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि जो सो कॉल्ड गठबंधन की गठरी तैयार हो रही है उसके सामने है कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते जो कॉमन कोड कारागार में कैद था उसकी रिहाई का वक्त आ गया है और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें तो सब ने कॉमन कोड की ज़रूरत को मजबूती से बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम लोगों ने इस समावेशी कानून पर, समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने से कोई पीछे नहीं हटा। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल की यूसीसी को लेकर बयान दिया था। अब इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि अगर शरीयत के मुताबिक समान नागरिक संहिता आती है तो मुसलमानों को मंजूर है, अगर ऐसा नहीं हुआ
तो मुसलमान समझेंगे कि कानून थोपा गया है। और जहां तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है तो सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा, वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने देश के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को जरूरी बताया है। पाठक ने कहा है कि एक घर में अलग अलग कानून से भेदभाव होता है और देश आगे बढ़ रहा है। सभी रहने वाले लोगों के लिए संविधान से ही भारत के हिसाब से भारत चलेगा, यह तय है। लेकिन इसके बावजूद भी एक संप्रदाय के नाम पर अलग अलग कानून, तो ये निश्चित रूप से इस देश में भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, उस समय भी आ गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक घर में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। अगर अलग अलग कानून होंगे तो स्वाभाविक है वो घर में एकता रहेगी नहीं। तो इसलिए आज आवश्यक है कि अगर देश में सब एकता अगर देश में स्थापित करना है और सारे लोगों को एक समान मानना है तो एक समान कानून सब लागू करना चाहिए। और आज न्यायालय भी इस ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और समय की भी मांग है, देश भी यही चाहता है। तो भविष्य के हित में कि अब सामान्य नागरिक संहिता इस देश में लागू हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को जरूरी बताया है। राठौर ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। ट्रिपल तलाक कानून हटाने के संबंध में जो बात थी उसका भी विरोध किया था, लेकिन हम अपने जो बहन बेटियां हैं उनको हम सुरक्षा संरक्षा नहीं देंगे और लोगों को एक सा कानून नहीं देंगे तो देश कैसे एक रहेगा। यहाँ अगर छूट दी जाएगी तो वो छूट सभी के लिए होगी, अगर नहीं दी जाएगी तो वो छूट किसी को नहीं दी जाएगी। और मुझको लगता है कि उनको समय के साथ तालमेल करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रकार के अफवाह को हवा नहीं देनी चाहिए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन तो करना चाहती है, लेकिन इसको लेकर पीएम मोदी ने देश के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं रखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करना नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति करनी है। हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर ये सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के लिए एक एक्ट है, उसका क्या होगा? देश के आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून में संरक्षण है, उसका क्या होगा? भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार खत्म होने वाला है। यह स्पेसशिप चांद पर उतरने को तैयार है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से तैयार है, इसका टेस्टिंग भी हो चुका है। 12 से 19 जुलाई के बीच इसे लॉन्च किया जाएगा। उनका कहना है कि सभी टेस्ट होने के बाद लॉन्चिंग डेट की घोषणा की जाएगी। अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। बाराबंकी में सीओ और उनकी एसडीएम पत्नी का हादसे में घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सीओ की गाड़ी ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी गाड़ी पलट गई। इस हादसे में सीओ के 2 साल का बेटा और ड्राइवर भी घायल हुआ है। हादसा अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक गांव के पास हुआ। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आदि पुरुष फिल्म विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सेंसर बोर्ड पर सख्त टिप्पणी की है। इस फिल्म को पास करना
ब्लंडर है, कुरान पर ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, फिर देखिए क्या होता है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यह सख्त टिप्पणी की है। तो इस फिल्म को पास करना ब्लंडर है, यह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा टिप्पणी की गई है। और खबर दमदार में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए।